गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरे सभी प्रिय साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जिस प्रकार अपने गत सेशन में कुछ हिंदी के बारे में आधारभूत तथ्यों के बारे में अध्ययन किया था, तो उसी कड़ी को जारी रखते हुए अपने कुछ आज के सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सभी मेरे प्रिय साथियों से मैं एक बार पुनः आग्रह करता हूँ कि इस ऑनलाइन सेशन से अधिक जुड़ें, ताकि इस सेशन को सभी मेरे प्रिय बंधुओं तक पहुंच सके और सभी इस सेशन का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो दोस्तों, जिस प्रकार अपने कल के सेशन में, अगस्त सेशन में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया था, जिस प्रकार ध्वनि के बारे में जाना था, वर्ण के बारे में जाना था, अक्षर के बारे में जाना था और वर्णमाला के बारे में जाना था, मात्राओं के बारे में जाना था कि ये सभी क्या होते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में जाना था, वर्ण होती है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। भाषा की पूर्णता इकाई वाक्य होती है। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है, इसके बारे में अध्ययन किया था। और आज का सेशन जो स्टार्ट होने वाला है वो अपने स्टार्ट करने वाले है स्वर से। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, बात करूं तो मैं वर्णों के विभाजन की, तो वर्णों को दोस्तों दो भागों में विभाजित किया गया है। वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से में? एक तो स्वर में और दूसरा व्यंजन में। एक तो स्वर में और दूसरा व्यंजन में। तो दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन में। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं आज अपने स्वरों के बारे में। स्वर क्या होते हैं दोस्तों? वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठी हुई वायु निर्बाध रूप से मुख्य विवर से बाहर निकल जाती है, वे ध्वनियाँ क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। दोस्तों, बात करूँ मैं स्वर के साधारण डेफिनेशन के बारे में कि स्वर क्या होते हैं। जब दोस्तों अपने स्वर का उच्चारण करते हैं तो जो अपने फेफड़ों से निकलने वाली वायु है वो बिना किसी अवरोध के सीधे अपने मुख विवर से बाहर निकलती है, तो उन्हें अपने स्वर ध्वनियाँ कहते हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता। अगर मैं बात करूं व्यंजन की, तो अगर अपने जिस प्रकार व्यंजन का उच्चारण करेंगे ना, तो फेफड़ों से जो वायु निकलेगी बाहर मुख विवर से, तो उसमें किसी न किसी प्रकार की रुकावट आएगी। तो जिसमें अपने रुकावट आएगी और रुकावट के साथ उच्चारण होगा तो वे व्यंजन कहलाते हैं। और बिना किसी रुकावट के जो ध्वनियाँ मुख विवर से बाहर निकलेगी तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। आशा करता हूँ कि सभी मेरे प्रिय साथियों को ये कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा और अपने बहुत ही सरल तरीके से समझने वाले हैं मेरे प्रिय साथियों। बस आप लगातार जुड़े रहें, सेशन को आनंदित रूप से एंजॉय करते रहें। तो दोस्तों, अब चर्चा करूँ मैं हिंदी के स्वर के बारे में। स्वर कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों, यह अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हिंदी में स्वर कौन कौन से होते हैं? हिंदी के दोस्तों स्वर है वो ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो दोस्तों, इनका उच्चारण भी आप सही तरीके से करिएगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी भाषा हमेशा व्यक्तित्व की पहचान होती है। भाषा किसी भी रूप में अपने को उच्चारण उसका एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ताकि लगे वास्तव में अपने भाषा का बोल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों भाषा व्यक्तित्व की पहचान होती है। क्योंकि अगर मान लिया अपने कोई इंट्रोडक्शन देता है, इंग्लिश में देता है, तो उससे देखते हैं कोई एकदम अच्छी तरीके से फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलता है, तो लगता है भी हाँ उसकी पर्सनैलिटी एक अलग अंदाज में होती है। तो दोस्तों, इसे अगर अपने उच्चारण कर रहे हैं किसी भी भाषा का, हिंदी का उच्चारण कर रहे हैं, हिंदी में संवाद कर रहे हैं, तो उससे सही रूप से सही तरीके से उच्चारण कीजिएगा। तो दोस्तों, ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ और री। तो दोस्तों, ये हिंदी के स्वर होते हैं। हिंदी के स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। दोस्तों, री भी स्वर होता है। री एक होता है बड़ा री, जिसमें ये री हो गया और इसके साथ एक उल्टा 3 और जुड़ जाता है, वो बड़ा री होता है। इसका प्रयोग दोस्तों संस्कृत में होता है। इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। तो बात करूँ दोस्तों, आपसे मैं प्रश्न पूछना जा रहा हूँ, उसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताइएगा मेरे प्रिय साथियों, कि हिंदी के स्वर कितने होते हैं। हिंदी के स्वर कितने होते हैं, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। अब सभी मेरे प्रिय साथी आंसर दे रहे हैं, एकदम राइट आंसर दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें खुश होने वाली बात नहीं है,
क्योंकि ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब खुश वो होइएगा जो अब इस प्रश्न का उत्तर देगा। अब मेरा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा कि हिंदी में वे स्वर कितने होते हैं जिनकी मात्राएं होती है, अर्थात हिंदी के कितने स्वरों की मात्राएं होती है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। इतने बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की ओर। दोस्तों, री का दीर्घ रूप भी होता है जो अपने चर्चा कर चुके हैं, परंतु यह केवल संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होता है। हिंदी में केवल इसकी मात्रा ही प्रयुक्त होती है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा का एक आगत स्वर भी आता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, आगत स्वर क्या होता है। अब बहुत ही ईजी है, लेकिन अपने इसे पढ़ा नहीं होता तो पूछा जाता, अपने को लगता है क्या पता कहाँ से आ गया, अपने तो पाठ्यक्रम में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये अपने पाठ्यक्रम में सब होता है। अपने को सेशन में पढ़ाया नहीं जाता, कोचिंगों में इसका अध्ययन करवाया नहीं जाता, लेकिन अपने इस सेशन में बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करने वाले हैं मेरे प्रिय बंधुओं। तो आप लगातार सेशन को एंजॉय करते रहिए, क्योंकि विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। आगत स्वर क्या होते हैं जो केवल अंग्रेजी भाषा के शब्दों में प्रयुक्त होता है? कौन सा दोस्तों? ये आपको ओ दिख रहा होगा जिस पे चांद लगा हुआ है, ये अपने आप में चांद है, तो आगत स्वर कहलाता है। तो दोस्तों, कॉलेज, इसके उदाहरण भी मैं आपके साथ सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कॉलेज, हॉस्पिटल, तो इनको अपने हू बहू लिख दिया दोस्तों। और हू बहू लिखने के लिए इसमें जो ओ की मात्रा का उच्चारण कर रहे हैं, ओ की मात्रा लिख रहे हैं अपने को, तो इस प्रकार तो नहीं लिख रहे ना को, इस पर लिख सकते हैं कॉलेज नहीं, लेकिन इसका जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होता है, इंग्लिश में उसका उच्चारण होता है, वो दोस्तों इस प्रकार होता है। तो ये दोस्तों आया है ये को, तो ये आगत स्वर आया है। हॉस्पिटल को क्या कहेंगे? अस्पताल, ठीक है। इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल को लें तो डॉक्टर। अब डॉक्टर को अपने ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, डॉक्टर को यूँ लिखते हैं, क्योंकि डॉक्टर का जो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन होगा वो इस प्रकार होगा, और जो इंग्लिश के हू बहू शब्द लिखते हैं उस पर जो चंद्र आता है तो वो क्या कहलाता है? आगत स्वर कहलाता है। तो आशा करता हूँ कि जो मेरे द्वारा बताए जा रहे कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे सभी मेरे प्रिय साथियों को। अगर दोस्तों आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप थम या यस लिख के भेजिएगा, ताकि मेरे को भी लगे, मेरे सभी प्रिय बंधुओं को, साथियों को, दोस्तों को यह सेशन बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि मैं आपके सामने और भी महत्वपूर्ण तथ्य और खतरनाक के तरीके से विषय वस्तु का पोस्टमार्टम करता रहूं, ताकि मेरे प्रिय साथियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि दोस्तों, एक कोट के माध्यम से आपके सामने मोटिवेशन, प्रेरणादायक प्रस्तुत करना चाहूँगा, ताकि मेरे दोस्तों में किसी प्रकार की कोई बोरियत फील नहीं होनी चाहिए। हमेशा जोश और जुनून के साथ लगे रहना चाहिए, ताकि अध्ययन भी एक, क्योंकि दोस्तों स्मार्ट वर्क आजकल जरूरी है, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क। तो दोस्तों, हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली, सफ़र धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी क्या जो छाँव छाँव चली, वो ज़िंदगी क्या जो छाँव छाँव चली। तो अगर दोस्तों अपने तो छाँव में बैठे रहेंगे तो जो धूप आती है उसका अपने किस प्रकार उसको फील कर पाएंगे। अगर धूप का तजुर्बा लेना है तो अपने को मेहनत करना पड़ेगी, धूप में से गुजरना पड़ेगा, फिर अपने को जो पसीना आएगा वास्तव में कार्य करना कठिन है। तो दोस्तों, अगर सफलता पानी है तो अपने को धूप का भी सफ़र करना पड़ेगा, धूप का तजुर्बा लेना पड़ेगा। तो ये मोटिवेशन कोट है। तो सभी जोश और जुनून के साथ लगातार अध्ययन करते रहिए, क्योंकि दोस्तों APJ अब्दुल कलाम का एक क्यूट था, अपने जो विद्यार्थी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के धनी हैं APJ अब्दुल कलाम। तो दोस्तों उनका एक क्यूट था, इफ़ यू वांट टू लाइक ब्राइट सन, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले उसकी तरह तपना सीखें। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले उसकी तरह तपना सीखें, तभी आप सूर्य की तरह चमक पाओगे। तो दोस्तों, अपन ने तो चमकना है तो लगातार अध्ययन करते रहना है। तो बढ़ते हैं अपने दोस्तों आगे तथ्यों की ओर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं जिसकी अपने चर्चा कर चुके हैं, और इनको अपने अच्छी तरीके से याद रखिएगा, जिनका वर्गीकरण निम्न प्रकार है। दोस्तों, फैक्ट है जो अब यहाँ से अपनी फिल्म है, जो पिक्चर है जो प्रारंभ होने जा रही है, यहीं से अपने से प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पे अपने कुछ प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। लेकिन आज के बाद आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उच्चारण के आधार पर दोस्तों, अब अपने स्वरों को विभाजित करने जा रहे हैं, तो जिनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर है
अपने देखेंगे भी कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, इन 3 प्रकार के रूप में इन स्वरों को उच्चारण के रूप में विभाजित किया गया है। अब इन्हें विस्तार अपने समझने वाले हैं। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? वे जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगते हैं, इन्हें अपने ह्रस्व स्वर कहते हैं। और उसका दोस्तों नाम दूसरा मूल स्वर भी है। क्या है? मूल स्वर। इसका दूसरा नाम मूल स्वर भी है। तो दोस्तों ह्रस्व स्वर देखिए, हिंदी के जो ए, छोटा ई, छोटा ऊ, री, इसको बोलेंगे तो ए, ई, उ, री। तो ये जो होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं, यानी छोटा रूप। तो इनके उच्चारण में बिल्कुल कम समय लगता है। देखिए दोस्तों, ए, ई, उ, री। तो दोस्तों इस प्रकार उच्चारण करके देखिएगा, मेरे साथ साथ बोलिएगा अगर, क्योंकि अगर इन्हें बार बार आप अभ्यास करोगे तभी याद रहने वाले हैं। क्योंकि अब विभाजित करेंगे तो बहुत सारे विभाजन हो जाएंगे, फिर याद नहीं रहेगा। तो ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे वो ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगना समय लगे। अब ह्रस्व स्वर में तो कम समय लग रहा था, तो ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगेगा। तो वो कितने होते हैं? दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों मैं आपको बहुत विस्तृत रूप से पढ़ाने जा रहा हूँ। आप अगर पटवार का एग्ज़ाम देंगे या अन्य किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भविष्य में आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने वाली। क्योंकि दोस्तों मैं बहुत विस्तारपूर्वक अध्ययन करवाता हूँ। क्योंकि दोस्तों 2 प्रकार है, वे कौन कौन से हैं? तो दोस्तों एक तो संधि स्वर और एक होते हैं संयुक्त स्वर। इन 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब संधि स्वर, तो दोस्तों ए मिलकर क्या बना? आ। ए और ए मिलकर क्या बना? आ। ई और ई क्या मिलकर क्या बना? बड़ी ई। छोटा ऊ मिलकर क्या बना? बड़ा ऊ। तो दोस्तों ये क्या हुए? संधि स्वर। अपने पढ़ेंगे दोस्तों, संधि भी पढ़ेंगे, सब कुछ अपने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। लगातार आप जुड़े रहें। और ये दोस्तों दीर्घ स्वर संधि है। स्वर संधि की कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लेके आया था। अब दोस्तों संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त, अब एक तो होता है एकल परिवार, अब एक होता है संयुक्त परिवार, तो जिसमें चाचा ताई काका दादा सभी रहते हैं। तो इसी में प्रकार में ये, अब देखो ए तो कोई अलग हो गया ना, ए और ई ये दोनों अलग अलग हैं, सेम तो नहीं है। ए और ए होता तो सेम होता, यहाँ तो अलग अलग है, तो कौन से हुए? संयुक्त स्वर हुए। अब ए प्लस ई मिलेंगे तो क्या होगा? ए बनेगा। क्या होगा? ए। और ए प्लस, जब ए का निर्माण हो गया तो ए और ए को बनाया तो क्या बना? आई बना। क्या बना? आई। तो जब ए और ई को बनाया, मिलाया तो ए बना, और जब ए बन गया तो इसको भी मिला दिया तो क्या बन गया दोस्तों? आई बन गया। तो दोस्तों ये क्या है? संयुक्त स्वर है। क्योंकि दोस्तों इन दोनों में देखिएगा अलग अलग स्वर है, तो ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं, और किसी अन्य स्वर का निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर इसके मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। अगर 2 विजातीय स्वरों के योग से बने हैं, जो दो विजातीय, अब सहजातीय कौन से होते हैं? जो सेम जाति के होते हैं। विजातीय कौन से होते हैं? जो अलग अलग जाति के होते हैं। तो इनकी अलग अलग जाति है ना, एक तो ए जाति का है और एक ई जाति का है, एक ए जाति का है और एक ई जाति का है। तो 2 विजातीय स्वरों के योग से जो बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। दोस्तों इतना आपके लिए नहीं है, ये तो मैं आपके लिए बहुत एक्स्ट्रा लेके आ रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बहुत ईजी वे में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो बढ़ते हैं दोस्तों और भी। अब दोस्तों ए और 2 तो ये अपने यहाँ पर नोटिस किए। अब आगे भी 2 स्वरों के बारे में और जानने वाले हैं। जब दोस्तों ए और ऊ का संयोग करवाया तो दोस्तों क्या बना? ओ बना। जब ए प्लस ऊ को मिलाया तो ओ बना। जब ये ओ बन गया तो कहते हैं इसको भी मिला देते हैं। तो इस ओ के बनने के बाद इस ए को और बना दिया तो क्या बन गया? बड़ा
औ बन गया। बड़ा ओ बोलते हैं साधारण भाषा में, लेकिन औ बन गया। तो ये दोस्तों इस प्रकार ये क्या है, विजातीय स्वर है जो अलग अलग जाति से इनका निर्माण हुआ है। आप देख सकते हैं ए और ई से ए बना, ए और ए से आई बना, ए और ऊ से औ बना, और ए और औ से औ बना। तो इस प्रकार ये दोस्तों संयुक्त स्वर कहलाते हैं। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बहुत ईजी वे में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब कुछ इनके बारे में जान लेते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एक बार दो बार आप रिपीट करना, आपको बहुत आसानी से याद होने वाला सब कुछ है। इनमें से ए और ओ को शुद्ध स्वर माना जाता है। इनमें से ए और ओ को शुद्ध स्वर माना जाता है दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐ और तथा औ को नहीं माना जाता क्योंकि अपभ्रंश से विकसित हुए हैं। क्योंकि दोस्तों इनके बनने के बाद इनको और बना दिया तो ये अपभ्रंश माना जाता है। जिन स्वरों की बनावट समान होती है तो वह सहजातीय कहलाते हैं, और जिन स्वरों की बनावट अलग अलग होती है वो विजातीय कहलाते हैं। ये आपको मैंने बता ही दिया। अब इसको और आगे अपने समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सहजातीय ए से ए को ए से मिलाया तो आ बना, ई को ई से दो छोटी ई को मिला दिया तो बड़ा ई बना, और जब ऊ को मिलाया तो बड़ा ऊ बना। तो ये तो एक ही जाति के है ना सभी, ए आ ई ऊ। अब वी जातीय कौन कौन से हो गए? जब ए और ई को बनाया तो क्या बना? ऐ बना। ठीक है, ए और ई को बनाया मिलाया तो ऐ बना। जब ए और ऊ को मिलाया तो क्या बना? ओ बना। तो इस प्रकार ये दोस्तों विजातीय स्वर होते हैं जो अलग अलग समूह से बनते हैं, एक कैटेगरी से नहीं बनते। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये पल्लुत स्वर, इसके बारे में जानिएगा दोस्तों। ये बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं जो अपने राजस्थान पुलिस एसआई का हिंदी का एग्ज़ाम होता है, उनमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं आपको यहीं पे अध्ययन करा रहा हूँ ताकि मेरे साथियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। पल्लुत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे। अब हसव स्वर था उसमें कम समय लग रहा था, दीर्घ स्वर था उसमें हसव स्वर की तुलना में अधिक समय लग। पल्लुत स्वर, इसमें दीर्घ से भी स्वर अधिक समय लगे, यानी बहुत समय लगे, दीर्घ से भी स्वर समय अधिक लगेगा तो वो दोस्तों पल्लुत स्वर होता है। आशा करता हूँ कि जो कंसेप्ट है सभी मेरे प्रिय साथियों को समझ में आ रहे होंगे। बस आप तो धैर्य के साथ पढ़ते रहिए, ईमानदारी के साथ, और सभी मेरे प्रिय साथियों को बहुत अच्छा समझ आएगा। पल्लुत स्वर, पल्लुत स्वर का प्रयोग दूर से किसी को बुलाने। अब मारवाड़ी में बताऊं तो आपा खेत में जब खड़िया जो चा जलान जावा जो हेलो मारा नहीं चा वास्ते किन दूसरे ने तो ए बहुत लंबो हेलो मारा, तो वो हेलो कवा तो वो क्या हुआ? पल्लुत स्वर हुआ, क्योंकि उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। संस्कृत भाषा में मंत्र है, मंत्र होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, अब एक बहुत लंबे लंबे मंत्र हुए, तो एज का मंत्र हो गया कि ना आवाज़ लगावा हेलो मारा, तो बे सारा क्या हुआ? पल्लुत स्वर हुआ। सभी मेरे प्रिय साथियों को समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो दोस्तों एक बार थंब का निशान और यस लिख के ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट है मेरे सभी साथियों को समझ में आना चाहिए, यही टारगेट लेके मैं चल रहा हूँ। तो दोस्तों जिसमें बहुत अधिक समय लगता है, साधारण सी भाषा में ये होते हैं पल्लुत स्वर। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे ओम, अब ओम का उच्चारण मेरे साथ करिएगा सभी, ओम। तो दोस्तों ये देखिए ए हसव स्वर था, कम समय लगा, आ थोड़ा उससे ज़्यादा लगा, दीर्घ स्वर था, अब दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगेगा। ओम का उच्चारण आप करके दिखा, देखो सभी, ओम ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये दोस्तों पल्लुत स्वर होता है। तो सभी मेरे प्रिय साथियों को समझ में आया होगा, उच्चारण के आधार पर अपने देखे हैं। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। इसी प्रकार आप सेशन को एंजॉय करते रहिएगा दोस्तों। जीवा की सक्रियता के आधार पर, तो जीवा समझ गए होंगे आप सभी, जीभ, तो जीभ की सक्रियता के आधार पर अपने स्वरों को पढ़ने वाले हैं। तो इसके भी 3 प्रकार होते हैं। पहले उच्चारण के आधार पर पढ़ा, अब जीभ के आधार पर पढ़ेंगे। जीभ के सक्रियता के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से देखिएगा दोस्तों, जो आपके सामने प्रस्तुत है।
जीवा के आधार पर 3 होते हैं, अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगर, मध्य, पश्च। अगर मैंने आगे का भाग सक्रिय रहेगा, मध्य में मध्य का भाग सक्रिय रहेगा और पश्च में यानी जो जीभ के पीछे का भाग है वो सक्रिय रहेगा। तो दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का भाग सक्रिय रहता है वे अगर स्वर कहलाते हैं। अब आप उच्चारण करिएगा तो याद होंगे वरना नहीं होगा। अब बोलो मेरे साथ, ई, ए, ऐ, री। अब आपकी जीभ है ना, वो आगे का जो भाग है वो ट्विस्ट ला रहा है। आप जीभ को, अपनी जीभ है जो सभी पकड़ के उच्चारण करिएगा, नहीं होगा, क्योंकि आपकी जीभ है जो आगे का भाग जो अपने मुर्दे के साथ ट्विस्ट करेगा तभी ये ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही है, वरना नहीं होने वाली। ई, ए, ऐ, री। तो इसमें जीभ का आगे का भाग सक्रिय है। मध्य स्वर में क्या होता है, जीभ में मध्य का भाग सक्रिय होगा, जीभ में मध्य का भाग। अब बोले ए, तो ए बोल रहे हैं ना, इसमें जीभ है जो मध्य का भाग सक्रिय है। मध्य से आप जीभ को पकड़ के रखिएगा, बोलिए ए, नहीं बोला जाएगा और ही कुछ बोला जाएगा। अब दोस्तों जो पश्च स्वर है वे क्या होते हैं, जिसमें जीभ का पीछे वाला भाग सक्रिय होता है वो पश्च स्वर कहलाता है। यानी पीछे का भाग सक्रिय होता है वो कौन सा कहलाता है दोस्तों, पश्च स्वर। पश्च स्वर कौन से होंगे दोस्तों, आ, उ, ओ, औ। आ, उ, ओ, औ। तो इसमें दोस्तों जीभ के पीछे का भाग सक्रिय है। अपने से यूँ पूछा जाता है कि निम्न में से पश्च स्वर है, निम्न में से मध्य स्वर है, निम्न में से अगर स्वर है, तो उसमें 4 प्रकार के अपने को ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको ये रटना होगा या समझना होगा भी कौन कौन से मध्य स्वर है, कौन कौन से पश्च स्वर है। ये तो दोस्तों अगर स्वर है, ये मध्य स्वर है और ये बाकी है जो पश्च स्वर है। तो इस प्रकार दोस्तों, और आज के सेशन में इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। मिलते हैं कल के सेशन में। और एक बार मेरे सभी प्रिय साथी बताइएगा आज का सेशन आपको कैसे लगा, और अगर अच्छा लगा तो जो नीचे कमेंट बॉक्स है इसमें ज़रूर आप रिव्यू दीजिएगा। तो आपका जो रिव्यू है और जो रेनफोर्समेंट मिलता है दोस्तों, इसी के दौरान मैं आपके सामने विषय वस्तु को लेकर प्रस्तुत होता हूं, क्योंकि दोस्तों आपकी जो चाहत है वो निरंतर मुझे कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। तो इसी साथ मेरे सभी प्रिय साथियों से मैं एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपना ज़रूर जो रिव्यू है मुझे ज़रूर प्रोवाइड कराइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और आप सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ मेरे सभी प्रिय साथियों को, ताकि और लगातार इसी प्रकार एंजॉय करते रहें, ये सेशन को लगातार अध्ययन के साथ जुड़े रहें। और आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत मेरे सभी प्रिय साथियों।